मेरी डायरी का एक पन्ना, 23 मई 2024। अभी अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं सोनी मैक्स पर चक द इंडिया मूवी देखकर उठा हूं। इसमें शाहरुख खान इंडियन वीमेन हॉकी टीम का कोच बना है, कबीर खान के नाम से। कबीर खान कभी इंडियन मेंस हॉकी टीम का शानदार खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उसे कुछ मिस्टेक्स हुई कि इंडियन टीम हार गई। और जैसा कि होता है, जीतने पर वाहवाही और हारने पर सामने वाली टीम से मिले हुए होने का दाग, गद्दार होने का दाग। ऐसा ही एक कलंक कबीर खान पर लग जाता है, जिसे 7 साल बाद वो मिटाना चाहता है। और इसके लिए वो इंडियन वीमेन हॉकी टीम का कोच बनता है। फिर शुरू होता है बहुत सारी रुकावटों का सिलसिला, जब तक उसे उसके गद्दार होने का भी ताना सुनना पड़ता है। लेकिन वो हारता नहीं है, कभी कुछ सह कर और कभी उन लड़कियों को कुछ समझा बुझाकर फाइनल में जीत हासिल करवाता है। भगवान या खुदा भी उसका साथ देता है। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ? क्या मैं इस फिल्म का प्रमोशन करना चाह रहा हूँ? जी नहीं। इस फिल्म को मैंने कई बार देखा है, मगर प्रत्येक बार फैमिली मेंबर्स के साथ देखा था। आज इसे बिल्कुल अकेले बैठकर देखने का मौका मिला। मैं इस कहानी में इतना डूब गया कि मुझे लगने लगा जैसे मैं इस कहानी में कहीं न कहीं फिट बैठ रहा हूँ। कुछ मिलती जुलती जैसी खुद मेरी ही कहानी लगने लगी। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए 9वीं कक्षा में मैंने मैथ सब्जेक्ट का चुनाव किया। फिर जब इंजीनियरिंग में एडमिशन की परीक्षा देने की बारी आई तो मैंने आईआईटी देना प्रेफर किया। बिहार इंजीनियरिंग कंपटीशन देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हालांकि पिताजी के जोर देने पर मैंने बिहार वाला फॉर्म भी भर दिया था, मगर परीक्षा देने नहीं गया। और फिर आईआईटी में मेरा नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास था कि हो जाएगा, बहुत ही अच्छा गया था। बाद में मुझे पता चला कि एक पेपर जो इंग्लिश है, पहले उसमें 40% मार्क्स आ जाते हैं, तभी आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर चेक किए जाते हैं। पता नहीं है कितना सही था, लेकिन इंग्लिश इतना कठिन होता था कि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए छात्र के लिए बहुत कठिन था। मैं समझ गया मेरा पेपर चेक ही नहीं हुआ होगा। दूसरी बार दिया, फिर बहुत अच्छा गया था, लेकिन इंग्लिश वही हाल था, नहीं हुआ यार। बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा देने नहीं गया। दोनों बार पटना से बाहर सेंटर था, एक बार दरभंगा, दूसरी बार पूर्णिया। मेरे पिताजी दोनों बार जिद करके बिहार का फॉर्म भरवाए थे। उनको भी पता था कि बिहार इंजीनियरिंग में आराम से कम्पीट कर सकता हूँ मैं। मुझे भी पता था, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं था। मैंने तीसरी बार फिर आईआईटी देने की ठानी, साथ में बीएससी की पढ़ाई भी चल रही थी। इस बार मैंने इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया। अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातें करना शुरू किया। संडे को 9:30 बजे वाली सुबह की इंग्लिश मूवी देखता, बीबीसी का इंग्लिश न्यूज़ सुनता। कुछ समझ में आता, कुछ नहीं भी आता, लेकिन इन सब से मेरा इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन तो ठीक हो गया। लेकिन बॉस, आईआईटी में जो प्रेसीज और पैराग्राफ लिखने का होता है ना, वो फुल जीरो रहा। वही हुआ, मतलब नहीं हुआ। बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म भरवा दिया गया था। भागलपुर सेंटर था। मैं बनारस चला गया नानी के पास, और पिताजी की चिट्ठी आने पर भी मैं नहीं लौटा। पिताजी का कहना था, तुम सिर्फ परीक्षा में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा हो जाएगा। मुझे भी मालूम था, इसीलिए तो नहीं बैठ रहा था। मुझे बिहार इंजीनियरिंग नहीं करनी थी यार। मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति थी। बहुत ताने सुनने पड़े थे। जब बिहार इंजीनियरिंग कम्पीट करके इंजीनियर बना जा सकता है, तो आईआईटी से इंजीनियर क्यों बनना? और भी बहुत कुछ। मैं बिल्कुल ही नकारा और असफल व्यक्ति का टैग लिए रह रहा था। बाद में मैंने पिताजी को कन्विंस कर लिया था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करूंगा। पिताजी संतुष्ट हो गए थे। लेकिन वो क्या है ना कि एक कहावत है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मेरे एक दूर के रिश्ते के चाचा, जो मेरे ही हम उम्र थे, वो मेरे घर आए और मेरे ना करने के बावजूद अपने साथ मेरा भी एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरवा दिया। उनका मानना था कि केवल एक्सपीरियंस के लिए ये दे रहे हैं।
पटना से उस समय 22 सीट थी जिसमें जनरल के लिए केवल 10, और उस पर कमाल ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और उनका नहीं हुआ। मतलब समझ गए ना, वो सिर्फ मेरे लिए आए थे। अब फिर पिताजी को प्रॉब्लम, कम से कम वो मुझे डिप्टी कलेक्टर तो देखना ही चाह रहे थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद तक नहीं दिया। मतलब प्रणाम करने के लिए मैं झुका तो वो अपना पैर हटा लिए जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था। तो उसी वक्त मैंने CSR कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पत्रिका में पढ़ा कि SBI के एक PO उड़ीसा के प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा, नाम मुझे अभी तक याद है, प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा ने IAS में टॉप किया है। मैं PO तो नहीं था, लेकिन हौसला बुलंद किया कि IAS दूंगा। मगर मेरी पोस्टिंग हो गई मैनाटाड़, बेतिया के एक सुदूर गांव में, एक निपट देहात जहां सड़क खत्म हो जाती थी और वहां बिजली का खंभा तक नहीं था। न्यूज़पेपर 2 दिन के बाद मिलता था। CSR या कोई और मैगजीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहानी खत्म थी। मेरा सपना IIT का और मेरे पिताजी का सपना मेरा डिप्टी कलेक्टर बनने का, दोनों सपने एक साथ टूट गए थे। मैनाटाड़ में कहाँ कोई किराया का घर मिलता। खैर किसी तरह सड़क के किनारे एक रूम मिला जिसमें हम 3 लोग रहने लगे। सड़क और मेरे कमरे के बीच थोड़ा मैदान जैसा जगह था। वहीं गर्मी के कारण मैं खटिया बाहर निकालकर लेटे लेटे आसमान के तारों को देखा करता और सोचा करता कि मैं ये कहाँ आ गया। सिर्फ एक इंग्लिश में 40 नंबर नहीं ला सका, अगर ले आता तो उफ। उसी समय मैंने निर्णय लिया कि कैसे भी करके मैं अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊंगा। अगर लड़का हुआ तो सेंट माइकल्स में और लड़की हुई तो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में। फिर उनको इंग्लिश की वजह से अपने सपने पूरा करने में कोई रुकावट नहीं होगी। अब शुरू होता है सेकंड फेज। हमारी 3 बेटियां हुई। बड़ी बेटी प्रेप क्लास में पढ़ रही थी। उसे स्कूल छुड़ाकर 6 महीने मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर पढ़ाया। मतलब कोचिंग की तरह। रोज उसके 3-3 टेस्ट लेती थी मेरी पत्नी। मैं तो ऑफिस चला जाता था। शाम में घर आकर मैं 3 सेट कार्बन लगाकर क्वेश्चन पेपर तैयार करता था। उस समय कंप्यूटर नहीं था। उसके स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन की तैयारी के लिए मैंने किताब गली बोरिंग रोड से पटना कॉलेज तक सभी किताब की दुकानों को छान मारा था। जहां से जो भी किताब मिली खरीदता चला गया। अपनी बेटी का सेंट जोसेफ में स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। 1 जनवरी 1992 को रिजल्ट निकला। मेरी बेटी का नाम उसमें था। हम तीनों, मेरा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई थी। मैंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। बेटी को 6 महीने घर में बिठाने पर मुझे बहुत कमेंट सुनने पड़े थे, मगर इस बार सफलता मेरे हाथ लगी थी। बस उसी तर्ज पर मैंने तीनों बेटियों को सेंट जोसेफ में एडमिशन करवाया और पढ़ाया। तीनों बेटियों को 10th तक, मतलब स्टैंडर्ड 1 से 10th तक मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर पढ़ाया और तीनों बेटियों को 10th बोर्ड में 89% से 94% अंक प्राप्त हुए। कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, कुछ नहीं। इसमें मेरी पत्नी ने पूरा मेरा साथ दिया। मेरा ट्रांसफ़र भागलपुर हुआ, पूर्णिया हुआ, लेकिन मेरी पत्नी बेटियों की पढ़ाई की खातिर पटना में ही रही। मेरी पत्नी भी अपने समय की टॉपर छात्रा रही थी। वो प्रत्येक कक्षा में फर्स्ट आया करती थी और 10वीं में स्कूल टॉपर भी थी और लड़कियों में हजारीबाग की डिस्ट्रिक्ट टॉपर। इसीलिए तो पढ़ाई की कीमत अच्छी तरह जानती थी। खैर यहाँ तक तो हो गया। अब बारी थी IIT की। मजे की बात थी कि अब IIT कंपटीशन में इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा दिया गया था और ईश्वर की कृपा से पटना में फिटजी खुल गया था उसी साल से, जब मेरी बेटी 10th पास की थी। वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास, मतलब पैदल चलकर 3 मिनट का रास्ता। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। मेरी बेटियां पहले बार 10th के बाद ही कोचिंग ज्वाइन की। खैर उनका IIT में तो नहीं हुआ, मगर AIEEE के में क्वालिफाई कर गई। कहानी बहुत लंबी हो गई है, इसको जल्दी निपटाते हैं। तो तीनों बेटियों को कोचिंग कराने और इंजीनियरिंग पढ़ाने में खर्चे को लेकर भी बहुत कुछ सुनना पड़ा कि इन कोचिंग के पैसों को उनकी शादी के लिए रखा जा सकता है। इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाना? सभी बेटियों को इंजीनियरिंग पढ़ाना क्या ज़रूरी है? अगर उतना रुपया नहीं है तो BCA या BBA भी करा सकती है।
वगैरह वगैरह। पैसों की दिक्कतें भी आई, लेकिन कभी एजुकेशन लोन, कभी पर्सनल लोन, कभी पीएफ लोन, कभी फ्लड एडवांस, तो कभी फेस्टिवल एडवांस। मतलब मिला जुला कर ईश्वर की कृपा से तीनों इंजीनियर बन गई। अब बारी थी शादी की। शादी में मैंने एक पैसा भी दहेज नहीं देना था, लेकिन शादी बहुत शानदार तरीके से करनी थी। यहाँ भी लोगों के ताने सुनने को मिले कि बिना दहेज की शादी हो ही नहीं सकती। लोगों को विश्वास ही नहीं था, लेकिन मैंने तीनों की शादियाँ बिना दहेज के ही कराई। सभी दामाद अच्छे पोस्ट पर हैं। बड़े दामाद कॉरपोरेट में मैनेजर, मझले दामाद आईआईटी एंड आईआईएम करके कॉरपोरेट में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और छोटे दामाद भी आईटी कंपनी में टीएल के पोस्ट पे हैं। तीनों बेटियां भी आईटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। और हाँ, तीनों की शादियां पुणे, जमशेदपुर और बेंगलोर के 5 स्टार होटल्स से ही हुई। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। इतना कुछ करने में मुझे किसी भी रिश्तेदार या दोस्त से एक पैसा भी कर्ज नहीं लेना पड़ा। कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने 4 बड़े बड़े रूम वाला घर भी बना लिया। एक बड़ा बेडरूम अपने लिए और 3 बेडरूम्स तीनों बेटियों के लिए। बैंक से रिटायरमेंट के समय मैं कॉरपोरेट सेंटर मुंबई में चीफ मैनेजर के पोस्ट पर था। इतने सालों बाद आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि इंजीनियर या डिप्टी कलेक्टर बनकर भी मैं इससे ज़्यादा क्या ही कर लेता। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।